हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जाने माने नेता की, एक जाने माने जन नेता की, जिन्होंने लगभग 30 सालों तक जमीन पर संघर्ष किया। और ये संघर्ष कोई मामूली संघर्ष नहीं था, ये हमारे समाज के, हमारे देश के जो सबसे कमज़ोर वर्ग का संघर्ष है, दलितों का, शोषितों का संघर्ष है, वो संघर्ष था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय कांशीराम जी की। कांशीराम जो एक बहुत बड़े जननेता थे, उनके बारे में जानेंगे। उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, उनकी विचारधारा कैसी रही, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांशीराम के शुरुआती जीवन की। कांशीराम का जन्म पंजाब में हुआ था। वहाँ पर वो एक सरकारी जो कर्मचारी थे, सरकार के लिए काम करते थे। बाद में उनका जो है शोषितों के प्रति और दलितों के प्रति जो एक प्रेम है और एक उनका जो शोषण है, उसको लेकर के एक अंदर से उनके प्रति भावना जागी और उन्होंने अपना सारा जीवन उनके लिए दे दिया। कांशीराम ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 30 सालों तक साइकिल से घूम घूम कर पूरे देश में दलितों को इकट्ठा करते रहे और अंततः उन्होंने दलितों को एक बहुत बड़ी राजनैतिक ताकत में बदल दिया। कई सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो पहला रिफॉर्म हुआ था भारत में, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो कहा जाता है या डेमोक्रेटिक वेव जो कही जाती है, वो ओबीसी की हुई थी, जो कि अदर बैकवर्ड क्लास या पिछड़े वर्ग को लेकर हुई थी। और दूसरा जो रिफॉर्म है वो कांशीराम के द्वारा हुआ था, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट या फिर जो दलित शोषित वर्ग है, वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आया था। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी और ये कैसे इस मोड़ पर पहुंच गई कि समाज का अंतिम पंक्ति में, समाज के सबसे पिछले लाइन में खड़ा हुआ एक तबका अचानक एक राजनीतिक शक्ति कैसे बन गया। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी, जैसा कि मैंने बताया, पंजाब से। कांशीराम ने कहा था कि संघर्ष और आंदोलन कैसे करने चाहिए, ये अंबेडकर से सीखिए, और संघर्ष और आंदोलन कैसे नहीं करना चाहिए, ये आज के अंबेडकरवादियों और तथाकथित उनके अनुयायियों से सीखिए। इसका कहने का अर्थ क्या था, ये समझते हैं दोस्तों। इसका कहने का अर्थ ये था कि उस समय कांग्रेस सिस्टम था, कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। लगभग पूरे भारत में, हर जगह, सभी राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस जमकर तुष्टीकरण की नीति अपनाती थी। कहने के लिए 2-4 दलितों के नेता थे, लेकिन ऐसा मानना था कांशीराम का, और ये बात अपने आप में सही भी थी, कि वो दरअसल दलाली का काम करते थे, तुष्टीकरण का काम करते थे, और इसके जो एवज में उन्हें अच्छे अच्छे पद मिल जाते थे, और एक तरह से दलितों को बंधक बनाकर रखने वाली राजनीति चल रही थी। कहने को तो वो दलितों के नुमाइंदा थे, लेकिन जो नेता थे उस समय, उनका दलितों से दरअसल कोई सरोकार नहीं था। ऐसे में एक राजनैतिक शून्यता थी, एक ऐसा वर्ग जो कि बहुत बड़ा वर्ग है, और जनतंत्र में जिस समय की आप जानते हैं कि वोट की कीमत है, जिसके जितने वोट हैं उसकी उतनी ताकत है। ऐसे में कांशीराम ने सोचा कि जो काम बाबा साहब ने कागजों के सहारे किया, अम्बेडकर साहब ने जो कागजों से लड़ाई लड़ी और जो कानून बनाकर किया, वो काम वो जमीन पर रहकर और राजनीतिक रूप से संगठित करके दलितों के लिए कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने बामसेफ नाम का एक संगठन बनाया। इसमें जो सरकारी लोग थे, जो प्राइवेट नौकरियों में लोग थे, जो प्रबुद्ध वर्ग था दलितों का, जो समाज में आगे जा चुका था, उनको जोड़ा गया और जोड़ के लगातार संघर्ष और सम्मान की लड़ाई लड़ी गई। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि गांव में एक दक्षिण टोला होता है, जो गांव के दक्षिणी हिस्से में होता है। वहां पर मूलतः दलित बस्ती होती है, दलित रहते हैं। तो ये भारतीय राजनीति में दक्षिण टोले की एंट्री की कहानी है। दक्षिण टोला न सिर्फ भारतीय राजनीति में एंट्री करता है, बल्कि एक सशक्त रूप में वो उभर कर सामने आता है। उत्तर भारत में, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, जब कांशीराम ने अपनी पार्टी बनाई, तो उस पार्टी का नेता उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नेता मायावती को चुना। मायावती किसी ज़माने में उनसे दिल्ली में मिली थी, जिस समय वो यूपीएससी की तैयारी करती थी। कांशीराम उनको यूपीएससी की तैयारी से निकाल कर राजनीति में लाए थे, और लंबे समय तक उन्होंने राजनीतिक शिक्षा दी थी मायावती को। मायावती उन्हें अपना गुरु मानती थी।
तो कांसीराम ने जो पहला चुनाव लड़ा और वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गए, लेकिन उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ। इसके अलावा जब बाबरी मस्जिद की घटना घटी 1992 में, जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, और ऐसा कई लोगों का मानना था, और उस समय ये बात अपने आप में तथ्य के रूप में भी सामने आई थी कि इसमें जो बीजेपी के नेता थे उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी थी। इसके तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। ये बात है 1992 के बाद 1993 की। बहुत सारे लोगों का मानना था और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन कांसीराम ने उस समय मुलायम सिंह के साथ गठजोड़ किया और इस तरीके से उन्होंने नारा दिया कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। या फिर एक और नारा प्रसिद्ध हुआ था, आप जानते होंगे, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। या इसके अलावा ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4, जो हमने पहले भी बताया। कहने का अर्थ ये था कि उनका मानना था कि जो सवर्ण जातियां हैं वो 20 से 30% ही हैं, बाकी जो माइनॉरिटीज क्लास है या OBC है या इसके अलावा दलित शोषित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये आंकड़ा 60 से 70% बैठता है। और लोकतंत्र में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी उनका सिद्धांत था। उनका मानना था कि जो सत्ता का बंटवारा है उसमें पर्याप्त हक दलितों को मिलना चाहिए, और इस तरीके से 1993 में मुलायम सिंह के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। ये बात अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य से कम नहीं थी। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ। ये पहली बार भारतीय राजनीति में दलितों की सशक्त एंट्री थी। हालांकि कांसीराम राजनीतिक दांवपेच में बहुत कुशल माने जाते थे, बहुत होशियार खिलाड़ी माने जाते थे। कुछ समय बाद ही उन्होंने मुलायम सिंह को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया, और यहाँ से असली खेल शुरू हुआ। बीजेपी के सहयोग से पहली बार उनकी जो शिष्य थी और उनकी जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थी मायावती, वो मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद मुख्यमंत्री वो बनती रहीं विभिन्न सहयोगों से, और उसके बाद एक बार ऐसा भी वक्त आया जब वो पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। एक समय ऐसा था, ये 1996-97 की बात है, जब कांसीराम को अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया था, लेकिन कांसीराम ने कहा था कि राष्ट्रपति सिर्फ एक मोहरा है, और यदि किसी दलित व्यक्ति को बनना ही होगा तो वो प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे। वो किसी मोहरे या तुष्टीकरण के जाल में फंसना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने पूरे जीवन में कोई भी राजनीतिक पद हासिल नहीं किया। वो एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे और अपनी सारी जिंदगी उन्होंने दलितों के आंदोलन को दे दिया। आज के समय में यदि पूरे भारत में देखा जाए, जो कि एक सशक्त रूप में दलित वोट बैंक है या फिर दलित राजनीति एक सशक्त रूप में मौजूद है, तो इसके एक बहुत बड़े कारण कांसीराम हैं। कांसीराम अपनी सारी विरासत मायावती को छोड़कर चले गए। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि मायावती ने अपने निजी हित और अपने एक नैरो माइंडेडनेस, एक जो है सूक्ष्म दिमाग और दिल की वजह से वो विस्तार नहीं कर पाई अपना, जितना उन्हें विस्तार करना चाहिए था। बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि मायावती ने जो अपने पुराने सहयोगी थे उनको षड्यंत्र से पार्टी से बाहर कर दिया। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है कि एक आम आदमी जिसने अपने 30-40 साल के राजनीतिक जीवन से जमीन पर ग्रास रूट पॉलिटिक्स करके समाज के उस वर्ग को भारतीय राजनीति का केंद्र बना दिया जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग था, समाज का सबसे शोषित वर्ग था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कांसीराम की। आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही हमें ये भी बताइए कि अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी सुनना चाहेंगे।